Hello students, welcome to class 9th. Today we are continuing our chapter number 1st of economics. The name of the chapter is पालमपुर की कहानी। तो देखिए बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में उत्पादन का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि उत्पादन के लिए हमें किन किन जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे भौतिक पूंजी के प्रकार। तो देखिए, जो भौतिक पूंजी के प्रकार हैं ये आज का हमारा विषय है। तो देखिए, दो प्रकार की होती है भौतिक पूंजी। सबसे पहला प्रकार है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी के अंतर्गत देखिए, औजार, मशीन और भवन उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। यानी कि देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं, अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसके अंदर जैसे हम अपनी मशीनें लेके आते हैं, औजार लेके आते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जो है वर्षों तक चलने वाली चीज़ें होती हैं। इनको जो है डेली की डेली या दोबारा जो है मशीनें हर रोज़ नहीं खरीदनी पड़ती। तो इन पर जो खर्च किया गया धन होता है या पूंजी होती है, इसको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। तो ये स्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? ये देखिए, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को जो है कार्यशील पूंजी कहते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए उत्पादन के दौरान हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारी जो है जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है दिन प्रतिदिन, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका भुगतान हमें जो है वो हमें पैसों के रूप में करना पड़ता है। मान लीजिए अगर हम फैक्ट्री में हमें जो है धागे की आवश्यकता है या हमें जो है कपास की आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता हमें जैसे प्रतिदिन की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें जो है कच्चा माल लेने के लिए हमें हर रोज़ जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो व्यय की गई जो पूंजी होती है, इस प्रकार का जो खर्च किया गया जो धन होता है, वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। यानी कि जो नकद के रूप में हमें हर रोज़ भुगतान करना पड़ता है, उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, पूंजी दो प्रकार की है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। यानी कि जिस पूंजी को हम एक बार लगा देते हैं और उसके बाद हमें वर्षों तक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह से मान लीजिए हमने औजार खरीद ली या मशीन खरीद ली, तो मशीन हमें रोज़ रोज़ नहीं खरीदनी पड़ती, वो मशीन हमारी सालों साल चलती है। तो इस तरह की जो लगाई गई पूंजी को स्थायी पूंजी कहते हैं। और जो हम कच्चे माल के रूप में हर रोज़ जैसे किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हर रोज़ जो हम व्यय करते हैं, ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पालमपुर में कृषि योग्य भूमि स्थिर है। तो देखिए कैसे है। देखिए, काम करने वालों में जो 75% लोग हैं अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। आपको पता है कि पालमपुर में 450 जो हैं परिवार रहते हैं, जिसमें से जो 75% जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर हैं। यानी कि उनके आय के और अधिक स्रोत नहीं है या उनके पास और अधिक कोई कार्य नहीं है। तो देखिए, ये जो कृषि योग्य भूमि है वो स्थिर कैसे है, मतलब आपको मैं इस माध्यम से समझेंगे। देखिए, जो 75% लोग हैं वो जो है खेती पर निर्भर हैं, और 25% जो लोग हैं वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। यानी कि कृषि से अलग, यानी क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है। देखिए, भूमि ना होने के कारण गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। उसके अंदर जो है बहुत सारे काम आते हैं। तो जो खेती से अलग जितने भी काम होते हैं वो गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। तो भूमि मापने के जो मानक हैं वो देख लीजिए आप, वो इकाई हेक्टेयर है। यानी कि जो भूमि को किस रूप में मापा जाता है, इसकी जो मापने की जो इकाई है वो हेक्टेयर है। और एक हेक्टेयर 100 मीटर का जो है भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि एक हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर जो है वो भूमि होती है। तो बच्चे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फसलें, कि पालमपुर गांव में किस तरह की जो फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। और अक्टूबर और दिसंबर के बीच का जो मौसम होता है उसमें आलू की खेती भी की जाती है। और सर्दियों के मौसम में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। इसके बाद देखिए, भूमि के एक भाग में गन्ने की कृषि भी की जाती है। तो देखिए, गन्ने को भी जो है किसानों के द्वारा बोया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें
इसीलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि जो यहाँ पर सिंचाई की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है, यानी कि सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। तो देखिए पालमपुर गांव में एक वर्ष के अंदर किसानों के द्वारा जो है 3 फसलें तैयार की जाती है। ये सबसे बड़ा जो प्रमुख विशेषता क्या है इस मतलब इस प्रकार की खेती करने की, या मतलब वर्ष में 3 प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें प्राप्त होती हैं। ये इस वजह से कि क्योंकि जो है जो सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उच्च कोटि की है। पालमपुर में और सिंचाई की जो व्यवस्था है वो ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि पालमपुर में बिजली जो थी वो बहुत ही जल्दी आ गई थी, यानी कि बिजली की जो सुविधाएं हैं वो हर घर में जो है वो बहुत पहले समय ही जो है उन्हें प्राप्त हो गई थी, जिसने सिंचाई की पद्धति को बिल्कुल ही बदल दिया। तो देखिए अगर जो बिजली की सुविधा होंगी तो सिंचाई भी जो है आसानी से हो सकती है, सिंचाई की सुविधा भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद देखिए बहुविधि फसल प्रणाली। तो देखिए ये एक जो इसका अर्थ देखिए, बहुविध फसल प्रणाली का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर बहुविध फसल प्रणाली का अर्थ है कि जब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा की जाए उसे हम इस प्रणाली का नाम देते हैं, यानी कि ये वो बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। और पालमपुर में आपको पता है कि जो गेहूँ जैसे बरसात के मौसम में यानी गर्मियों के मौसम में तो ज्वार और बाजरे की कृषि की जाती है, और जो सर्दियों के मौसम में गेहूं उगाया जाता है। बीच में जो तीसरी फसल के रूप में आलू को उगाया जाता है। तो इस प्रकार से पालमपुर में बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करके किसान जो है वर्ष में 3 जो है फसलों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमि पर उत्पादन बढ़ाने की प्रणाली। तो देखिए पालमपुर में जो भूमि है आपको पता है बहुत जो है थोड़ी भूमि है, और उसी पर जो है किस तरह से जो पालमपुर के जो किसान हैं वो किस तरह से उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, या मतलब उत्पादन को बढ़ाने के क्या कौन कौन से उन्होंने तरीकों को अपनाया है। तो देखिए सबसे पहली तो आप जानते ही हैं कि बहुविध फसल प्रणाली पालमपुर के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वर्ष भर में 3 फसलों को जो है उगाते हैं, और इस प्रकार से वो अपनी भूमि से जो है उत्पादन की जो मात्रा है वो अधिक जो है प्राप्त कर पाते हैं। और दूसरा तरीका है वो है अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि जो है विधियों का प्रयोग करना। यानी कि अब आपको पता है आधुनिक विधि के अंतर्गत क्या आता है, जैसे HVY जो बीज हैं, जो मतलब ये जो नई प्रकार की जो बीज हैं, जैसे हमारे रासायनिक उर्वरक हैं जो अब वर्तमान में चल रहे हैं, आधुनिक मशीनें हैं जो पुरानी आदिम तरीकों से, जैसे पहले तो आदिम तरीकों से कृषि की जाती थी हल वगैरह से, लेकिन अब आधुनिक मशीनें आ गई हैं जो फसल को काटने और इकट्ठा करने के लिए, बोने के लिए जो नई नई मशीनें आई हुई हैं। उसके बाद देखिए कुछ किसान जो हैं कीटनाशक को भी खेतों में प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए सिंचाई के लिए हम पंप सेटों का इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये खेती के जो है ना कुछ आधुनिक तरीके हैं जिसकी वजह से जो है पालमपुर के किसानों ने अपने खेतों में जो है वो अधिक उपज प्राप्त कर पाए हैं। इसके बाद देखिए हम जो है हरित क्रांति के विषय में बात करेंगे। तो ये जो क्रांति थी 1960 के दशक में आई थी। तो इसके अनुसार क्या हुआ था कि भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज जैसे HYV जो बीज हैं उनके द्वारा गेहूं और चावल की कृषि के तरीके जो है सिखाए गए थे। HYV का मतलब आपको पता है हाई यील्ड वैरायटी। तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं ये उच्च कोटि के होते हैं और इनसे जो है पैदावार अधिक प्राप्त की जाती है। तो देखिए इनसे जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे अधिक जो है बढ़ोतरी हुई थी, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती में जो है आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। यानी कि इस तरह का जैसे आधुनिक जो कृषि विधियां हैं, जैसे बीज हैं, रसायन हैं, कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं, आधुनिक मशीनें आदि हैं, तो पंजाब और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता है, और इन क्षेत्रों में इससे जो है गेहूं की पैदावार सबसे अधिक बढ़ी है।
तो आपने देख लिया कि पालमपुर गांव में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं और किस तरह की जो है किस तरह की मतलब जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, ये हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है। इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।